एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। करोड़ों की जालसाजी कर गोवा से फरार हुआ युवक मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार। काफी दिनों से पुलिस कर रही थी तलाश। बार बालाओं के डांस में खूब छलका जाम। आपस में भिड़े 2 पक्ष, जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो वायरल होने पर पुलिस की बड़ी परेशानी। और राजद नेताओं ने सत्ता पक्ष पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, एनडीए के नेता जहरीली शराब के कारोबार में है संलिप्त, लोगों की जा रही है जान। और अब खबरें विस्तार से। गोवा के मारगोवा स्थित इलाहाबाद बैंक की शाखा से 1 करोड़ 45 लाख के फर्जीवाड़े के आरोप में सीबीआई ने सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की के पंकज कुमार को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ दक्षिण गोवा के मारगोवा स्थित विशेष कोर्ट के जज इरशाद हक ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसको लेकर पहुंची सीबीआई की टीम ने पंकज को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। ट्रांजिट रिमांड पर गोवा ले जाने के लिए सीबीआई अधिकारी ने उसे सीजीएम कोर्ट में पेश किया। सीजीएम कोर्ट ने उसे 72 घंटे के ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दी है। सीबीआई अधिकारी उसे अपने साथ गोवा ले गए हैं। वहां उसे विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप बताइए क्या है आपकी गिरफ्तारी में? एक मिनट। क्या नाम हुआ आपका? पंकज। घर कहाँ हुआ? तारापुर मुंगेर। हाँ, तारापुर मुंगेर। मोहंगिया? तारापुर मुंगेर। मुंगेर। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं कच्ची पक्की अतरदा। अतरदा में क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे नहीं पहले रहता था, अभी नहीं। अभी क्या करते हैं? वर्तमान में क्या करते हैं? अभी गाँव में। गांव में काम क्या करते हैं? खेती गृहस्थी। अच्छा, आपको आपकी किस मामले में अरेस्टिंग हुई है? आप पे केस क्या था? ये मतलब बैंक में जो है, बैंक मैनेजर और जो लोन लिया, ये मशीन बना करके मेरे अकाउंट में पैसा डाल करके वो निकाल दिया। अच्छा, कितना रुपया अकाउंट में आपका डाला था? 44 लाख। 44 लाख रुपया। 44 लाख रुपये की फ्रॉड में आपकी अरेस्टिंग हुई है। कितना दिन पुराना मामला है ये? 5-6 साल पहले। आप वहाँ क्या करते थे गोवा में? प्राइवेट जॉब। किस कंपनी में?
प्राइवेट कंपनी। क्या मतलब क्या काम क्या था आपका? ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, मशीन ऑपरेटर, ये मशीन ऑपरेटर थे आप। किस कंपनी में काम करते थे? फिनोलेक्स। फिनोलेक्स में। वहाँ उसी कंपनी का 44 लाख रुपया गबन हुआ था। ऐसा। हाँ हाँ हाँ। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के छितरौली पंचायत में ऑर्केस्ट्रा के दौरान स्टेज पर चढ़ने और गाने की फरमाइश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस आयोजन के लिए प्रशासनिक अनुमति भी नहीं ली गई थी और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया गया था। इस दौरान जमकर जाम भी छलकाया गया। नशे में धुत होकर बार बालाओं के साथ ठुमके लगाने और मारपीट का किसी ने वीडियो तैयार कर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। बताया जा रहा है कि छठ पर्व संपन्न हो जाने के बाद गुरुवार की रात ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। इसमें बार बालाओं को बुलाया गया था। भोजपुरी गीत संगीत की धुन पर बार बालाएं स्टेज पर ठुमके लगा रही थी। इसी बीच नशे में धुत कुछ युवक स्टेज पर चढ़ गए और गाने की फरमाइश करने लगे। मंच के नीचे खड़े कुछ युवकों ने इसका विरोध किया और सभी को स्टेज से उतरने को कहा। इसे लेकर दोनों पक्षों में झड़प होने लगी। बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया गया। इसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। कुछ देर के बाद लाठी डंडे से लैस दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंचे और जमकर लाठियां बरसाईं। इससे वहां भारी अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग आसपास के घरों में छिप गए। बवाल को देखते हुए कार्यक्रम को बंद करा दिया गया। थानाध्यक्ष अजय ने बताया कि किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वीडियो का सत्यापन कराया जा रहा है। सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जी जी, उस वीडियो को देखा गया है। थानेदार से बात भी की गई है और उनको बताया गया है कि चिन्हित लोगों को खोजा जाए और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। राज्य के कई जिलों में जहरीली शराब से हो रही मौत के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल जल्दी आंदोलन शुरू करने जा रही है। शनिवार को पार्टी की एक जांच कमेटी कांटी के सिरसिया और बरियारपुर गांव जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। कमेटी के मुखिया राजद के प्रदेश प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने एनडीए के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के रसूखदार नेता शराब के अवैध कारोबार में लिप्त हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि शराब से हो रही मौत के खिलाफ सदन से सड़क तक आंदोलन चलेगा। मुजफ्फरपुर जिले के राजद विधायक मुन्ना यादव, इसराइल मंसूरी, निरंजन राय के साथ राजद नेता सिपाही लाल महतो और प्रेम कुमार गुप्ता, जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता जांच कमेटी के सदस्य हैं। राजद नेताओं ने शराबबंदी का समर्थन तो किया, लेकिन इसे सफल बनाने में सरकार की भूमिका को सही नहीं ठहराया। जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की मौत हुई है और जांच कमेटी हमारे पार्टी आरजेडी की तरफ से 4 जिलों में कमेटी गई है। कांटी में 6 व्यक्ति की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से और 6 व्यक्ति का सरैया प्रखंड में मृत्यु हुई है और 4 या 5 आदमी घायल भी हैं, जिसमें कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। ये सरकार दम भरती है कि हम शराबबंदी पाबंदी दम पूरा किए हुए हैं। 2016 में सरकार, हम लोग भी महागठबंधन में शामिल थे और हम लोग भी शराब बंद करने में आगे थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी का जो एनडीए है उसके घटक दल हैं, उसके रसूखदार नेता आज भी दूसरे प्रदेशों से शराब का खेप लाकर और यहाँ बनाते भी हैं। उनके एनडीए के रसूखदार नेता के देखरेख में शराब माफियाओं का चल रहा है चलती, और सरकार टुकुर देख रही है और सरकार आरसीपी टैक्स लेकर और थाना प्रभारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करती है और जहां भी थाना प्रभारी जो लोग भी जा रहे हैं वो मालो माल हो जा रहे हैं। गलत शराब की बिक्री हो रही है। सरकार केवल दम भरती है कि हम शराब बंदी किए हुए हैं। पहले जितनी शराबें बिकती थे उससे ज़्यादा हर गांव कस्बे में बिक रही है। लोग की मौत हो रही है। सरकार तो रोजगार किसी को दे नहीं पा रही है। 10 दिनों बाद शनिवार को मोतीपुर और साहिबगंज प्रखंड के 48 पंचायत की मतगणना हुई। कुल 5,776 उम्मीदवारों का फैसला हुआ।
सुबह से ही हजारों की संख्या में प्रत्याशी और उनके समर्थकों की भीड़ मतगणना स्थल पर उमड़ पड़ी थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई थी। मतगणना के लिए आरडीएस कॉलेज और बाजार समिति में सेंटर बनाया गया है। आरडीएस कॉलेज में कुछ समर्थक जबरन अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जवानों ने चेतावनी देकर सभी को वहां से हटाया। आपको बता दें कि मोतीपुर प्रखंड का बाजार समिति और साहेबगंज प्रखंड का आरडीएस कॉलेज में मतगणना हुआ। मोतीपुर प्रखंड में बिना चुनाव लड़े ही 66 पंच और वार्ड सदस्य को जीत मिल चुकी है। वहीं साहेबगंज में 1 वार्ड सदस्य और 55 पंच निर्विरोध रहे हैं। इस चरण में भी महिला उम्मीदवारों की संख्या अधिक है। महिला उम्मीदवार 3,310 हैं तो पुरुष 2,466 हैं। पूर्व में भी हुए चुनाव में यही देखा गया है कि महिला उम्मीदवारों की संख्या अधिक रही है। पुरुषों की तुलना में महिला उम्मीदवारों ने मतगणना में भी बाजी मारी। वोटर महिला प्रत्याशियों पर अधिक भरोसा जता रहे हैं। इस बार भी पिछले बार की तरह परिणाम आने की संभावना है। देखिए, आज मोतीपुर और साहेबगंज प्रखंड का काउंटिंग चल रहा है पंचायत चुनाव में। दोनों ही जगह काउंटिंग का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। जो भी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और दंडाधिकारी हैं वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन कर रहे हैं। अभी तक किसी भी तरह की वैसा कोई बात सामने नज़र नहीं आई है। जिला प्रशासन अलर्ट है और जिलाधिकारी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो प्रभारी पदाधिकारी हैं वो भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। शहर में चोरों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात चोरों ने नया टोला स्थित अधिवक्ता अंजनी कुमार के घर को निशाना बनाते हुए मेन गेट का ताला समेत 4 ताले काटकर नकदी सहित लाखों के सामान पर हाथ साफ किया है। इस दौरान चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। मकान के 2 रूम में रखे सारे सामान को उधेड़कर कीमती सामान ले गए। स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी अधिवक्ता को फोन कर दी। इसके बाद तुरंत उन्होंने पड़ोस में रह रहे संबंधी को चेक करने के लिए कहा। इसके बाद यह घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार कल यानी शुक्रवार को अधिवक्ता अंजनी कुमार अपने पूरे परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने कलकत्ता गए थे। आज सुबह जैसे ही वह वहां ट्रेन से उतरे, वैसे ही इस घटना की जानकारी उन्हें मिली, जिसके बाद उन्होंने फोन कर थाने में इसकी शिकायत की। जानकारी मिलते ही काजी मोहम्मदपुर के दरोगा संजय दुबे मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन शुरू कर दी। आपको बता दें कि अधिवक्ता अंजनी कुमार मूल रूप से कांटी इलाके के पानापुर गांव के निवासी हैं। वह पिछले कई वर्षों से नया टोला स्थित मणिभूषण कुमार राय के मकान में किराए पर रह रहे हैं। घटना के संबंध में अधिवक्ता के संबंधी आलोक कुमार मिश्रा ने बताया कि वह पूरे परिवार के साथ मिथिला ट्रेन पकड़कर कलकत्ता गए थे। आज सुबह में इस घटना की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि घर में रखे कई कीमती सामान सहित नगद भी गायब है। अब तो इसका आकलन उनके आने के बाद ही होगा। कल वो लोग अपने भतीजा के शादी रिसेप्शन वगैरह में कल मिथिला पकड़ के 12 तारीख को और कलकत्ता गए हैं और ये घटना 12 तारीख के रात में हो गई है। सुबह में जो है बगल में गाड़ी उड़ी लोग लगाते हैं तो वो लोग रात का ड्यूटी करके आए तो ताला टूटा हुआ देखे तो वो लोग बताए। फिर हमारी बहन को फ़ोन हुआ तो वो लोग हमको कहा तो हम लोग आकर के देखे हैं। तो इनके जितने साथी उथी थे सब आए हैं, देखे उखे हैं। फिर थाना में एक आवेदन दे दिया गया है। देखने में क्या प्रतीत हो रहा है, कितने रूम का ताला टूटा है और क्या क्या इस तरह का स्थिति है रूम? देखिए, सही से तो हमारे भनोई साहब आएंगे वही बता पाएंगे, लेकिन ताला कम से कम 2 या 3 तो टूटा ही है। उसके अलावा रूम में जो सामान, हाँ, रूम में सामान सब बिखरा पड़ा है। मतलब हर चीज़ को सर्च उर्च किया गया है और सही नुकसान की जानकारी तो वही दे पाएंगे। कितने दिनों से इस मकान में वो रह रहे थे? इसमें हमको लगता है कि उनके गांव के ही किसी का मकान है, जिसमें हमको लगता है कि 5-7 साल से कम से नहीं है। क्या करते हैं? हमारे बहनोई साहब यहीं पर कोर्ट में एडवोकेट हैं। कब यहाँ से गए थे वो? 12 तारीख को दिन में 1:30 बजे मिथिला है उसको पकड़े थे और रात में ये घटना हुई है। अपना क्या नाम हुआ? शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने और यातायात प्रबंधन को लेकर शुक्रवार को डीएम प्रणव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के सभी सड़कों से चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया। पहले करबला, मोती झील, कल्याणी एवं हरिसभा रोड से सभी अतिक्रमण हटाने का
आदेश दिया गया। इसके अलावा अन्य ऐसी सड़कों को चिन्हित करने को कहा गया। 4 सड़कें तिलक मैदान रोड, सरायगंज टावर रोड, जवाहरलाल रोड व करबला रोड में दुकान के बाहर रखे सामानों को जब्त कर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। सड़क पर अवैध तरीके से लगे वाहनों को जब्त कर जुर्माना वसूलने को कहा गया है। व्यावसायिक वाहनों के परमिट भी रद्द किए जाएंगे। पूर्व में जारी वन वे के आदेश को सख्ती से लागू किया जाएगा, पर इन आदेशों के बावजूद शनिवार को पूरा शहर जाम की समस्या से ग्रस्त दिखा। सड़कों पर आग निकलने की होड़ में लोग जाम में फंसते चले गए, जो देर शाम तक लगा रहा। मतगणना में व्यस्त होने के कारण जिलाधिकारी के कल के दिए गए आदेशों का पालन शनिवार को होता नहीं दिखा। पूरे शहर में ट्रैफिक की समस्या से लोगों को बराबर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर शहरवासियों में बेहद आक्रोश है। सबसे पहले बात की जिलाधिकारी महोदय या जो भी पदाधिकारी निर्णय लेते हैं पर उसको लागू करने में वो सफल नहीं हो पाते। सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ती है और उसके बावजूद कोई क्रियाकलाप को रूपांतरित नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस की जो व्यवस्था है, सबसे पहले पुलिस पदाधिकारी द्वारा पैसा लेकर दुकान लगवाया जाता है। आम आदमी को वहाँ पर परेशानी, बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जिनका मोटरसाइकिल 50-50 मोटरसाइकिल लगा हुआ रहता है, कार लगा हुआ रहता है, और तब लोगों को जो है उस छोटे से जगह में जाने आने में परेशानी होती है। तो उसके लिए पूरी तरीक़ा से रोड पर मैप बनाकर और एक्सपर्ट पदाधिकारियों को वहाँ पर रखकर और ये जाम से मुक्ति दिलाने का काम करना चाहिए। ये जाम की परेशानी जब तक प्रशासन के साथ अगर पब्लिक लोग या हम लोग जब तक अमल नहीं करेंगे, प्रशासन के बदौलत हम लोग जाम को नहीं छुड़ा सकते। हम लोग में अपने आप में भी चेंजिंग लाना होगा, तभी जा कर के हम लोग जाम से निजात पाएंगे। और इसमें अधिकतर देखिएगा कि आप दुकानदार जो हैं अपने दुकान के सीमा से लगभग 10-15 फीट आगे तक दुकान लगाते हैं और उसके बाद गाड़ी लगवा देते हैं, तो जाम तो लगना ही लगना है। मेन कारण है दुकान रोड पे लगाना, और उसके बाद लोग जो गाड़ी चलाते हैं देखिएगा कि हड़बड़ी में एकदम रहेंगे, आगे ओवरटेक करने के चक्कर में भी जाम लगता है। और अभी जाम इसलिए भी लग रहा है कि प्रशासन लोग थोड़ा इलेक्शन में भी बिजी है, प्रशासन का कमी है मुजफ्फरपुर जिला में। आप देखते होइएगा हम लोग को तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेल इतना महंगा हो गया हुआ है, फिर भी हम लोग जाम में फंसते हैं। प्रदूषण इतना बढ़ गया हुआ है कि क्या कहें आपको। पेट्रोल की तरह खुदरा सब्जियों के भाव भी बढ़ रहे हैं। यह आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। इससे थाली से हरी सब्जियां गायब होती जा रही हैं। वहीं गरीब की सब्जी कहा जाने वाला आलू भी महंगा होता जा रहा है। इससे लोगों के खाने का जायका बिगड़ गया है। छठ महापर्व से बढ़े सब्जियों के दाम अभी बरकरार हैं। नया आलू 50 से 60 रुपए में तो पुराना 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं टमाटर 80 से 90, भिंडी 70 से 80, गोभी 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं सब्जी लेने मार्केट पहुंचे विकास ने बताया कि सब्जी महंगा होने के कारण न्यूट्रेला, राजमा, चना, मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि हरी सब्जी भूल ही गए हैं। कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत महंगा हो गया है। बजट पे असर पड़ रहा है। क्या करें, गरीब आदमी कैसे खाएगा महंगाई में? बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा है। कहाँ से खाएगा गरीब आदमी? आलू भी महंगा है, सब कुछ प्याज सब कुछ महंगा है। सब्जी में कोई सस्ता नहीं है। भिंडी 80 रुपये, जोड़ा 50 रुपये, पलकी 50 रुपये। क्या लग रहा है रेट इतना महंगा है? क्या कुछ कारण हो सकता है? 1-2 दिन में गिर जाएगा बाजार। क्या कुछ है, किस प्रकार चला रहे हैं? सरकार क्या करेगी? सरकार बहुत बुरा हाल की हुई है। हमारे लिए गरीब लोगों के लिए सब्जी तो बचा ही नहीं थाली में। आलू प्याज तक इतना महंगा हो गया कि उसके लिए आदमी नहीं ले पा रहा। अब चना वगैरह खा के गुजारा करना पड़ रहा है। सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हरा सब्जी किस प्रकार लेते हैं? हरी सब्जी तो लेना ही भूल गए, इतना महंगा हो गया। कोई भी सब्जी का भाव 80-100 रुपये से कम है ही नहीं। गरीब या मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत बुरी स्थिति है। अक्षय नवमी का पर्व शनिवार को धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इसमें 0 माइल सहित कई जगहों पर आंवले के पेड़ का पूजन किया गया। वहीं आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर प्रसाद का सेवन श्रद्धालुओं ने किया। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को यह पर्व मनाया जाता है। शनिवार आंवला नवमी मनाई गई। शास्त्रों में भी आंवला के वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। इस वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है। सुबह से ही पूजा करने के लिए महिला श्रद्धालु शहर में स्थित मंदिर और बगीचों में लगे आंवला के वृक्ष की पूजा करने पहुंचने लगी थी।
आंवले की पूजा करने से आरोग्य, पुत्र रत्न व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करते हुए परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। साथ ही इस दिन वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन किया जाता है और प्रसाद के रूप में भी आंवला खाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन आंवला वृक्ष के पास खिचड़ी पकवान बनाने की विधान है एवं भोजन करने की विधान है। आज के दिन अपने परिजनों ब्राह्मणों के साथ अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष के पास भोजन किया जाता है। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन आंवला पूजन से, आंवला वृक्ष की पूजन से समस्त पापों का क्षय होता है एवं सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। आज के दिन किए हुए दान अक्षय रूप में प्राप्त होता है। शास्त्र में माना जाता है कि आज के दिन किया हुआ दान पुण्य अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। जिले के समाहरणालय के धरना स्थल पर बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ के बैनर तले दर्जनों चौकीदारों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जिले के जैतपुर ओपी प्रभारी और साहेबगंज थाना में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया और निलंबन की मांग उठाई गई। ज्ञात हो कि बीते दिनों जैतपुर ओपी थाना हाजत से 3 बंदी पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे, जिसके बाद चौकीदार और ऑडी अफसर पर कार्रवाई हुई थी। दोनों को निलंबित कर दिया गया था। वहीं जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र में चौकीदार के साथ एक सब इंस्पेक्टर द्वारा मारपीट का मामला सामने आया था। इन्हीं 2 मामलों को लेकर आज बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ द्वारा प्रदर्शन किया गया और दोनों मामलों में थाना अध्यक्ष और शामिल पुलिस पदाधिकारी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। पूरे मामले पर संघ के नेता ने बताया कि बिहार के डीजीपी द्वारा यह आदेश जारी है, किसी प्रकार का थाना का काम जैसे कैदी स्क्वाड सिलसिला का काम, कैदी की देखरेख, यह सब नहीं करना है। बावजूद इसके बड़े अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हुए स्थानीय थाना स्तर के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा ड्यूटी कराया जाता है और किसी भी घटना दुर्घटना के बाद सीधे कार्रवाई कर दी जाती है। इस दमनकारी नीति का हम सभी विरोध करते हैं और पुलिस के सभी आला अधिकारियों से यह मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो, अन्यथा यह आंदोलन राज्य स्तर तक जाएगा। आज हमको एक कहावत याद आ रही है, ये अनहेरपुर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। इस सरकार में नियम कानून कोई चीज़ नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे अधिक शोषण शराबबंदी में चौकीदार दफ्तर पर है। डीजीपी कहते हैं और गृह विभाग कहता है कि चौकीदार दफ्तर से डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैदी स्क्वाड, सरिस्ता ड्यूटी नहीं लेंगे। और इसके आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक भी आदेश निकालते हैं कि इसको पालन किया जाए। और थाना प्रभारी उल्टे लगता है कि डीजीपी से भी वो ड्यूटी देते हैं और ड्यूटी में कोई घटना घटती है तो ये वरीय पुलिस अधीक्षक को थाना प्रभारी से पूछना चाहिए था कि बियॉन्ड आप जो कानून नहीं है उसके बियॉन्ड जाकर कैसे ड्यूटी दिए। तो थाना प्रभारी मारपीट कर रहा है और हमारे चौकीदार को ही वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया है और उसको जो अपराध किया ये थाना प्रभारी उसको ये खुला छोड़ दिए हैं। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। इस धरना के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ वरीय पुलिस अधीक्षक से, पूरे पुलिस प्रशासन से कि आप भी सरकार के दायरे में है, सरकार कानून बनाती है उसको पालन कीजिए। और ये धरना के माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि ये थाना प्रभारी जैतपुर संतोष कुमार को बर्खास्त किया जाए। मुख्य कारण यही है कि हमारा जैतपुर ओपी प्रभारी संतोष कुमार द्वारा हमारे चौकीदार चुनचुन पासवान को कैदी अभिरक्षा में रखे थे, जबकि उनके द्वारा शपथ दिया गया है कि थाना सरिस्ता में चौकीदार नहीं रहेगा, लेकिन उनके द्वारा रखा गया था। और रखने के बाद जब कैदी को पैखाना लगा, जब वो ले जा रहा था, कोई वहाँ पुलिस पदाधिकारी नहीं था। उसमें उसके साथ कैदी लोग मारपीट किया, कोई वहाँ दौड़ करके नहीं आया छुड़ाने के लिए और कैदी 3 गो भाग गया।
उसमें जब थाना प्रभारी गश्ती से लौटे तो उल्टे हमारे चौकीदार चुनचुन पासवान के साथ मारपीट किए। उतना ही नहीं, इसी तरह मामला साहेबगंज थाना का ये चौकीदार विशाल कुमार का है। वहाँ पे विशाल कुमार के साथ भी वहाँ के एएसआई सुनील कुमार श्रीवास्तव द्वारा भी मारपीट किया गया है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज पुलिस जुल्म के खिलाफ में 1 दिवसीय धरना जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर के यहाँ दे रहे हैं। क्या कुछ आगे मांग रहेगा? आगे मांग रहेगा, यदि हम लोग की मांग नहीं मांग जाएगी तो हम लोग राज्य स्तर पर इसको लड़ाई को लड़ेंगे। एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना रोड आलोकपुरी में केंद्र सरकार के द्वारा मजदूरों के लिए चलाए जा रहे ई श्रम कार्ड योजना का लाभ दिलाने के लिए ई श्रम कार्ड बनाने का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 54 लोगों का कार्ड बनाकर वितरित किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूरों को कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए मजदूरों को ई श्रम कार्ड बनाने का निर्णय लिया, ताकि मजदूरों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना रोड आलोकपुरी से मजदूरों को कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा शिविर लगाकर लोगों का ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। ई श्रम कार्ड 18 साल से लेकर 60 साल के जो भी लोग हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं या फिर किसी प्रकार का मजदूरी करते हो, चाहे वो ठेला चलाते हो, टेम्पो चलाते हैं या फल बेचते हैं या किसी प्रकार का मजदूरी करते हैं, और खासकर महिला भी अगर घरेलू काम करती है, चाहे वो सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो या वो टीचर है, इन लोगों का भी ई श्रम कार्ड बनने जा रहा है। इनके 5 फायदे हैं। पहला ये कि अगर मजदूरों की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपया सरकार देगी। पहला ये कि अगर दुर्घटना होती है तो 1 लाख रुपया बीमा है। और तीसरा ये कि अगर कोरोना जैसा अगर आपदा आती है, अगर आप काम धाम बंद, तो सरकार खाते में कुछ सहायता देगी। चौथा ये कि ये कार्ड पूरे देश में वैल्यू है। और 5वां ये कि अगर सरकार के द्वारा मजदूरों को कल्याणकारी योजना का लाभ अगर दिया जाएगा तो इन कार्ड वाले को पहले दिया जाएगा। आज से मंच के द्वारा यह बनाने का शुरू किया गया है और प्रयास रहेगा कि अपने शहर मुजफ्फरपुर में जो भी लोग हैं, जो मजदूर हैं, उन सभी का कार्ड बने, इसके लिए प्रयास जारी रहेगा। और साथ ही मंच का उद्देश्य ये है कि बच्चों को शिक्षा के साथ सरकार की जो योजना आती है वो सभी लोग लाभ लें। राज्य सीनियर एवं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए जिला एथलेटिक्स संघ तैयारी में लगा है। इसका आयोजन 15 से 17 नवंबर तक एलिस कॉलेज मैदान में होना है। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों से 2000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके सफल संचालन के लिए शनिवार को जिला संघ ने आयोजन समिति एवं विभिन्न उप समितियों का गठन किया। आयोजन समिति में जिलाधिकारी प्रणव कुमार, भारतीय एथलेटिक्स टीम के पूर्व प्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा, एलिस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश राय और समाज सेवी प्रवीर तिवारी को संरक्षक बनाया गया है। 87वीं बिहार राज्य जूनियर एवं सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन है, जो 15 से 17 नवंबर तक लंगट सिंह महाविद्यालय के मैदान में होगा। इस कार्यक्रम में 5 पुरुष और 5 महिला वर्ग, टोटल 10 वर्ग के प्रतिभागी भाग लेंगे, जो बिहार के कुल 38 जिलों से लगभग 2 से 2,500 हज़ार के बीच में उनकी संख्या होगी प्रतिभागियों की। कार्यक्रम का उद्घाटन 15 तारीख को हमारे माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग के डॉक्टर आलोक रंजन जी करेंगे। उनकी सहमति हमें प्रदान हो गई है। हमारे इस कार्यक्रम में टोटल 146 इवेंट होने हैं। 146 इवेंट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 प्राइज दिया जाएगा। अभी तक हमारे यहाँ 17 जिलों की प्रविष्टि आ चुकी है, जिसमें लगभग 900 के आसपास एंट्री हो चुकी है। उनके चेस्ट नंबर के अलॉटमेंट का काम चल रहा है और सारे ज़िले की प्रविष्टि आज रात तक आ जाने की संभावना है। 14 तारीख को सारे प्लेयर्स हमारे आएंगे और प्लेयर्स की रहने की व्यवस्था भी लंगट सिंह महाविद्यालय के परीक्षा भवन, विश्वविद्यालय के गर्ल्स छात्रावास में लड़कियों के लिए, लॉ कॉलेज में, हमारे चित्रगुप्त एसोसिएशन छाता चौक पर एवं साइंस कॉलेज में की गई है। हाँ, प्रतियोगिता का आयोजन एलिस कॉलेज में ही होना है, एलिस कॉलेज के मैदान में होना है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर शाहू पोखर पर 2100 दीप जलाकर देव दीपावली मनाई जाएगी।
साथ ही चारों घाट पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण पर महाआरती का आयोजन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया जाएगा। ये बातें शनिवार को साहू पोखर पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने फलाहारी बाबा मठ में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि यह आयोजन साहू पोखर पूजा समिति, महाकाल सेवा दल और बालाजी परिवार के संयुक्त तत्वावधान में होगा। प्रेस वार्ता के दौरान महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर मौजूद रहे। तारीख को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर साहू पोखर पर देव दीपावली मनाई जाएगी। साथ ही चारों घाट पर महाआरती का आयोजन होगा और 2100 दीपों से साहू पोखर जगमगाएगा। उसके पूर्व 15 तारीख को देवोत्थान एकादशी के दिन साहू पोखर फलाहारी बाबा मठ में पूरे धूमधाम से देवोत्थान एकादशी मनाई जाएगी और 17 तारीख को त्रयोदशी के दिन महादेव मंदिर में भोलेनाथ का महासिंगार महाआरती किया जाएगा। इस आयोजन में साहू पोखर पूजा समिति, महाकाल सेवा दल और बालाजी परिवार का सहयोग रहेगा। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग शामिल होंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।